हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने देखा था कि पहला वीडियो अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित था। दूसरा वीडियो मैंने रासायनिक सूत्र बनाना आपको सिखाए थे। आपके समझ में आया होगा। उसी क्रम में आज अपना तीसरा वीडियो है, वो है बहुलक पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो, पॉलीमर ये छोटे छोटे सरल अणुओं से मिलकर बनता है और एक उच्च अणुभार वाली श्रृंखला का निर्माण करता है। वो पॉलीमर होता है। पहले छोटे छोटे जो अणु है आपस में मिलते हैं और मिलकर एक उच्च अणुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करते हैं। उसे अपन बहुलक कहते हैं और ये प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ठीक, ये जो बहुलक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, देखते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक, एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, और एक होता है संश्लेषित बहुलक। एक प्राकृतिक होता है, दूसरा संश्लेषित बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक के अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं वो एक तो होता है प्राकृतिक रबर होता है, एक स्टार्च होता है, एक सेल्यूलोज होता है, एक होता है रेजिन। कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम्पल भी इनके पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने पहले इनको मेंशन कर रहा हूँ। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसके बाद में एक एक को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। देखो, इसके बाद में जो संश्लेषित बहुलक हैं, ये संश्लेषित बहुलक होते हैं। ये तीन भागों में इनका डिवाइडेशन किया गया है। एक तो होता है आपके इनमें कृत्रिम रेशा होता है, एक तो होता है कृत्रिम रेशा, एक होता है कृत्रिम रेशा। दूसरा जो होता है आपके प्लास्टिक होता है, दूसरा प्लास्टिक होता है, और तीसरा जो आता है इसमें संश्लेषित रबर आता है। तीसरा संश्लेषित रबर आता है, संश्लेषित रबर आता है। ठीक, अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें कृत्रिम रेशों की, तो इसमें एक तो नायलॉन 66 आता है, नायलॉन 66 आता है, नायलॉन 66। इसके बाद में एक आता है आपका टेरिलीन आता है, टेरिलीन आता है। और उसके बाद में अगला जो आता है इसमें तीसरा, वो है रेहान। ये रेहान पिछली बार रिट में पूछा गया था, मेन एग्जाम हुआ था उसमें रेहान के बारे में पूछा गया था। इसके बाद में आपके प्लास्टिक की बात करें पर, तो प्लास्टिक भी अपने यहाँ दो प्रकार की होती है। प्लास्टिक भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, एक प्लास्टिक होती है थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक होती है जिसको गर्म करने पर पिघलाया जा सके और ठंडा करने पर कठोर किया जा सकता है। वापस मतलब पुनः इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब वापस गर्म किया जा सकता है, वापस फिर पुनः ठंडा करके टोस्ट किया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको एक बार गर्म करके अगर ठंडा कर लिया जाता है तो उसके बाद में इसको वापस गर्म नहीं किया जा सकता। देखो, ये थर्मोप्लास्टिक, इसको हिंदी में ताप सुनम्य बोलते हैं और इसको ताप दर्द बोलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ताप दर्द बोलते हैं, ताप सुनम्य,
ताप शून्य में, मतलब इसको गर्म करके पिघलाया जा सकता है और ठंडा करके कठोर किया जा सकता है। मतलब इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, उत्क्रमणीय बोल सकते हैं, इसको उत्क्रमणीय भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये होता है ताप दर्द, मतलब एक बार गर्म करने पर इसको ठंडा कर दिया तो वापस इसको गर्म नहीं किया जा सकता। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोल सकते हैं इसको। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अगर एग्जाम्पल की बात करें, अपन एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद में PAN पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसको आर्लोन भी बोलते हैं, इसको आर्लोन भी बोलते हैं, आर्लोन। इसके बाद में ये आता है PS पॉलीस्टाइरिन, और एक आती है अपने पॉलीथीन, एक आती है पॉलीथीन आती है। इसके बाद में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, एक आता है बेकेलाइट, एक आता है बेकेलाइट, और एक होता है मेलामीन, एक होता है मेलामीन। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर अपन संश्लेषित रबर की बात करें, संश्लेषित रबर की बात करें तो इसके जो होते हैं, एक तो होता है ब्यूना N और एक होता है ब्यूना S। देखो दोस्तों, डायरेक्ट इनके ये एग्जाम्पल देकर पूछ लेते हैं, ये अब निम्न में से प्राकृतिक रबर कौन सा है, कृत्रिम रेशा कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है, थर्मोप्लास्टिक कौन सी है, निम्न में से संश्लेषित रबर कौन सा है। इस प्रकार से डायरेक्ट इनके एग्जाम्पल पे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। पहले मैंने एक टेबल बना दी इनकी, और टेबल में सारा सभी कुछ मेंशन कर दिया मैंने। अब इनको एक एक को लेकर अपन पढ़ते हैं, एक एक को लेकर कि कैसे ये प्राप्त किए जाते हैं, कैसे ये बनते हैं। ठीक है, पहले मैंने पूरी टेबल कंप्लीट मेंशन कर दी। देखो पहला अपना होगा प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक मतलब सीधी सी बात है, जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। देखो कैसे प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक बहुलक। देखो प्राकृतिक, इसमें प्राकृतिक बहुलक में देखो प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में अपन जानते हैं। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर कैसे प्राप्त किया जाता है अपने, देखो ये एक वृक्ष होता है, वृक्ष से एक ध्रुव निकलता है, उसे बोलते हैं लेटेक्स। वृक्ष होबिया ब्रेसिएसिन्स नाम का है जो वृक्ष है, वृक्ष का ध्रुव से प्राप्त होता है। वृक्ष का नाम है होबिया ब्रेसिलियेंसिस, ब्रेसिलियेंसिस ये नाम का वृक्ष है। इससे लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। वृक्ष से क्या ध्रुव प्राप्त किया जाता है, एक ध्रुव, मतलब इसको दूध भी बोलते हैं, दूध बोलते हैं, मतलब एक लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। जो ये ध्रुव या दूध है ये प्राप्त किया जाता है, इससे उसे बोलते हैं लेटेक्स, लेटेक्स बोलते हैं। अब इस लेटेक्स में अपन मिलाते हैं एसिटिक अम्ल, मिलाते हैं एसिटिक अम्ल मिलाकर इसको थोड़ा टोस्ट में बदला जाता है। देखो जो ये दूध प्राप्त हुआ है, इस दूध में या लेटेक्स में क्या मिलाते हैं, इस लेटेक्स में मिलाएंगे अपन, लेटेक्स में मिलाएंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH, क्या मिलाएंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मिलाएंगे। इसमें क्या मिलाएंगे
एसिटिक अम्ल मिलाएंगे इसमें, एसिटिक अम्ल। जैसे लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाएंगे तो एक ये ठोस में बदल जाता है। ये जैसे ही लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाएंगे ये किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। लेकिन जो ये अपन को ठोस में बदलने के बाद में जो रबर प्राप्त होगा, प्राकृतिक रबर जो प्राप्त होगा, ये कम तनन होगी, इसमें कम तनन क्षमता होती है। जो प्राप्त हुआ है, रबर प्राप्त हुआ है, ठोस बन गया, उसके बाद रबर प्राप्त हुआ है, इसमें कम तनन क्षमता होगी, कम तनन क्षमता होगी, कम तनन क्षमता होगी। अत्यंत प्रत्यास्थ होगा, इसकी अत्यंत प्रत्यास्थ होगा। ये मतलब ये अधिक उपयोगी नहीं रहेगा, कम इसमें तनन क्षमता के कारण ही ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगा। इसको और अच्छा बनाने के लिए जैसे इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर मिलाने के बाद में ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वल्कीनीकरण। क्रिया को क्या बोलते हैं, वल्कीनीकरण। ये क्रिया क्या कहलाती है, वल्कीनीकरण कहलाती है। और सल्फर मिलाने के बाद में जो अपने रबड़ है वो एक अच्छा रबड़ प्राप्त होता है। मिलाने के मतलब उसकी मजबूत होता है, कठोर होता है। मतलब सल्फर मिलाने के बाद में रबड़ कैसा प्राप्त होगा, मजबूत, मजबूत प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, मजबूत प्राप्त होगा। अधिक तनन क्षमता होगी, उसमें अधिक तनन क्षमता होगी और अप्रत्यास्थ होगी, अप्रत्यास्थ होगी। इस प्रकार से अपन प्राकृतिक बहुलक प्राप्त कर लेते हैं। और ये प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का आइसोप्रीन का आइसोप्रीन का आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं और कृत्रिम रेशों के बारे में जानते हैं। देखो कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ते हैं। ये कृत्रिम रेशा देखो, कृत्रिम रेशा मतलब ये संश्लेषित बहुलक का भाग है कृत्रिम रेशा। संश्लेषित रेशे को आप जानते हो कि जो कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है या मानव निर्मित जो होता है उसे क्या बोला जाता है, संश्लेषित बहुलक बोला जाता है उसको। ठीक है, मानव निर्मित जो भी होता है वो संश्लेषित बहुलक होता है। इसका पहला प्रकार है वो है कृत्रिम रेशा। पहला प्रकार कौन सा है, कृत्रिम रेशा। और कृत्रिम रेशे में मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था इसका नायलॉन। नायलॉन 66 पहला था इसका, नायलॉन 66। पहला कौन सा था, नायलॉन 66। ठीक है, तो नायलॉन 66 को कैसे प्राप्त किया जाता है, नायलॉन 66 को प्राप्त करने के लिए एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की क्रिया करवाई जाती, दोनों को मिलाया जाता है। ये तो आपको याद करना होगा, ये आपको बिल्कुल याद करने होंगे। और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर अच्छे लेवल का एग्ज़ाम हो तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। जितने मैंने टॉपिक पढ़ा है यहाँ से हर बार एक आध क्वेश्चन आते हैं। देखो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की दोनों को मिलाया जाता है। इनका बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, नायलॉन 66। इनके बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, नायलॉन 66। देखो कैसे, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन,
मेथिलीन डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, दोनों को मिलाया जाता है और दोनों को मिलाने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है? नायलॉन 66। क्या प्राप्त होता है? नायलॉन 66 प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसको प्राप्त कर लेंगे। देखो नायलॉन कृत्रिम रेशा जो है, पहला इसका एग्जाम्पल है नायलॉन। प्राप्त कैसे किया जाता है? इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? प्राप्त करने के लिए इसको हेक्सामेथिलीन डाईएमीन प्लस एडीपी अम्ल की दोनों की क्रिया करवाई जाती है और उससे नायलॉन 66 प्राप्त होता है। इसके अगर अपन यूज की बात करें तो यूज में टायर, कपड़े, रस्सियाँ, मशीनों के गियर, ये बनाने में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में अगली बात करें अपन तो सेकंड वाला अपना आता है, दूसरे नंबर का आता है अपना, दूसरे नंबर का आता है, दूसरे नंबर का एग्जाम्पल था अपना टेरिलीन। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है टेरिलीन। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है टेरिलीन। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है टेरिलीन। देखो टेरिलीन की प्राप्ति जो होती है आपके एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थेलिक अम्ल से होती है। एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थेलिक अम्ल से होती है। देखो प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्त कैसे करेंगे इसको? प्राप्त एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त कैसे करेंगे? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस किसकी? एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थेलिक अम्ल की क्रिया करवाएंगे। टेरेप्थेलिक अम्ल की क्रिया करवाएंगे और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? अपन को प्राप्त हो जाएगा टेरिलीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? टेरिलीन प्राप्त हो जाएगा। टेरिलीन प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेक्रोन भी बोलते हैं, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं। डायरेक्ट ये एग्जाम्पल दे लेंगे, पूछ लेंगे क्या टेरिलीन किससे प्राप्त होगा। इस प्रकार से टेरिलीन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला आपके आता है रेयान। अगला जो आता है रेयान आ जाता है। इनके तीसरा एग्जाम्पल है आपके रेयान। तीसरा एग्जाम्पल आता है रेयान आता है। अब रेयान कैसे प्राप्त, इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है। देखो रेयान को कैसे प्राप्त किया जाता है? देखो कागज़ होता है रेयान, कागज़ या सेल्यूलोज, कागज़ या सेल्यूलोज जो होता है, इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है आपको इसमें मिलाने से पहले इसको साफ किया जाता है। देखो कागज़ को पहले साफ किया जाता है, किससे? इसको साफ करेंगे, कागज़ को साफ किया, साफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद में इसमें क्या मिलाएंगे? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे। कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे। इसके बाद मिलाने के बाद में ये एक सॉल्यूशन बना लेंगे, इसको CS2, ये होता है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड इसको मिलाएंगे और जैसे एक सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को महीन छिद्रों के माध्यम से सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है तनु H2SO4 के विलयन में इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में आपको एक महीन और चमकदार रेहान प्राप्त होगी। इस प्रकार से इनके वस्त्र, धागे और दरियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है।
तो ये आपके कृत्रिम रेशों के 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे जो आता है अपने वो आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक आगे आता है प्लास्टिक। एक देखो, इसको ऐसे ही समझना है। एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो सॉरी पहले थर्मोप्लास्टिक ले लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक तो थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक उसे कहते हैं जिसको गर्म करके ठंडा करने पर, गर्म करके उसको पिघलाया जा सके और ठंडा करने पर वापस कठोर हो सके, वापस कठोर से वापस पिघलाया जा सके। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती है, एक बार गर्म कर लिया उसके बाद ठंडा होने के बाद में वापस उसको गर्म नहीं कर सकते। जैसे पीवीसी, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पीवीसी, पोली, फुल फॉर्म क्या होती है, पोली विनाइल क्लोराइड, पोली विनाइल क्लोराइड। इसके बाद में PAN, पोली एक्रिलो नाइट्राइल, पोली एक्रिलो नाइट्राइल। इसके बाद में PS, पोली स्टाइरिन, पोली स्टाइरिन। और एक होता है पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन। एक होता है पॉलीथीन होता है। देखो इसके बाद में ये दोनों जो होते हैं, एक तो होता है बेकेलाइट और एक होता है मेलामीन। देखो इससे पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, बेकेलाइट जो होता है इसके लाइट के उपकरण बनाए जाते हैं, ये स्विच हो गए, बोर्ड हो गए, ऐसे बेकेलाइट। ठीक है, और मेलामीन जो होता है, मेलामीन से आपके कुकर का हत्थे बनाए जाते हैं और भी कढ़ाई के हत्थे बनाए जाते हैं। इस प्रकार की मेलामीन से वस्तुएं बनाई जाती है और बेकेलाइट से लाइट के सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा पूरा कंप्लीट। इसके बाद में एक और बचता है अपने पास, संश्लेषित रबर। इसके एक तो बिना S होता है और बिना N होता है, ये दोनों एग्जाम्पल इसके होते हैं। ठीक है, इनकी प्राप्ति के बारे में अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।